अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ अरमला हसन। मैं हूँ इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। नई सुबह का आगाज हमारे साथ करने के लिए तैयार है, जो कि हम तो नई सुबह का आगाज आपके साथ करने के लिए हाजिर और मौजूद हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले आपके लिए नेक तमन्नाएं हैं, बेस्ट विशेस। अल्लाह करे आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे, और अगर दिन में कुछ ऐसा है जो आप चाहते हैं कि हो जाए या ऐसा है जो आप चाहते हैं ना हो, तो आपकी तमन्नाओं के मुताबिक वैसा हो। और अगर ऐसा ना हो तो उस पर आपको परेशान होने की इसलिए जरूरत नहीं है, क्योंकि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। फिलहाल आज ये शो नहीं करना चाहती है, ऐसा होगा? आप फिलहाल ये शो नहीं करना चाहती? आपकी अटेंडेंस लगी, आप रिटायर्ड हर्ट हो जाए, आप शाहीन शाह अफरीदी बन जाए एक बॉल करके आप बाहर हो जाए। खैर, हमने क्रिकेट भी बात करनी है, लेकिन उससे पहले शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनको तीसरी दफा कोरोना हो गया, कोविड पॉजिटिव हुए। इस खबर में दो हवालों से मुझे तशवीश है। एक तो वो चूंकि कैंसर पेशेंट रहे हैं, और तीसरी दफा उनको कोविड हो जाना तशवीशनाक है। और दूसरा ये कि हमें इससे ये पता चला है कि कोविड इज स्टिल देयर, लोगों को कोविड हो रहा है। ये बात वाकई कल जब हमने खबर देखी तो उसमें ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि कोविड हो रहा है, और अगर प्राइम मिनिस्टर जिनकी गैदरिंग बड़ी लिमिटेड सी होती है उधर कोविड हो सकता है, तो अभी कोविड इज स्टिल देयर, तो आप भी एहतियात करें। एंड वी विश आवर प्राइम मिनिस्टर वेरी स्पीडी रिकवरी। अल्लाह करे उनको। ऑफिशियल गैदरिंग लिमिटेड होती है प्राइम मिनिस्टर की, हो सकता है उनकी वैसे कैजुअल गैदरिंग ज्यादा होती है हमसे, नहीं वैसे वी डोंट नो। अच्छा खैर, तो बहरहाल शहबाज शरीफ साहब, इफ यू वाचिंग, आपको हमारी तरफ से बेस्ट विशेस हैं। अल्लाह आपको जल्द से एहतियात करे, और जो भी लोग बीमार हैं अल्लाह उन्हें बहुत जल्द से एहतियात करे। एहतियात करें, एहतियात बहुत जरूरी है। इसके अलावा हमारे हीरोज कौमी T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के बाद वतन वापस पहुंच गए। खासतौर पर कुछ लाहौर एयरपोर्ट के मनाजिर हम तक पहुंचे, रात गए। अगर आपने मिस किया तो हमने कहा जरा आपकी सुबह करा दें। सो कौमी टीम की वर्ल्ड कप में शिरकत के बाद जो वतन वापसी है वो शुरू हो गई है रात से। कप्तान बाबर आजम, चेयरमैन PCB रमीज राजा सुबह जो एयरपोर्ट पहुंच गए लाहौर। नसीम शाह के हवाले से बताएं, आसिफ अली के हवाले से बताएं, उस्मान कादिर भी लाहौर पहुंच गए हैं। लाहौर एयरपोर्ट आमद पर शहीदों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, कौमी हीरोज का भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया, और साथ साथ उन्होंने सेल्फीज भी बनाई, जो कि थोड़ा मुश्किल होता है सिचुएशन में बनाना, बट स्टिल ये मनाजिर जो आप देख रहे हैं ये एयरपोर्ट के हैं, जहां पे T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के बाद पाकिस्तानी टीम के कुछ प्लेयर्स जो हैं, जिसमें कप्तान बाबर आजम भी हैं, वो लाहौर एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। और बाकी एयरपोर्ट्स पर भी ऑब्वियसली जैसे जैसे विजुअल्स आएंगे और लोग पहुंचेंगे हम आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हमने तहे दिल से शिकस्त को कबूल किया है। बड़ी कौमों का, बड़े लोगों का ये भी खासा होता है, और हमने वेलकम किया अपने हीरोज को। चूंकि हम बिल्कुल टूर्नामेंट के आखिर में जाके टॉप 2 टीम्स के अंदर आए, और हमारी टीम सेकंड नंबर पे आई वर्ल्ड कप के अंदर। सो इट्स अ ग्रेट ऑनर एंड थैंक यू वेरी मच टू ऑल आवर क्रिकेटर्स जिन्होंने हमें इस स्टेज तक पहुंचाया। इसके साथ ही इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं कि उसके जो मकामात हैं उनको मुंतकिल किया जा रहा है ड्यू टू द सिक्योरिटी एंड अदर रीजंस। लॉन्ग मार्च में रीजन है, जिसकी वजह से जो इसका जो वेन्यूज हैं उनको तब्दील किया जा रहा है। पहले मैचेस कुछ रावलपिंडी के अंदर होने थे, और कुछ जो है मुल्तान के अंदर, रावलपिंडी, मुल्तान और कराची में होने थे, लेकिन अब रावलपिंडी वाला जो है वो कराची शिफ्ट कर दिया गया। अब कराची, मुल्तान और कराची में ही वो अनसर्टेनिटी, आई थिंक इट्स रीजन। और ये हमें सोर्सेज से खबरें मिल रही है, अभी ऑफिशियल वर्जन क्रिकेट बोर्ड का इस पे आना बाकी है, लेकिन दिस इज व्हाट सोर्सेज से इसके जो रावलपिंडी का रावलपिंडी का वेन्यू है उसको तब्दील कर दिया गया है। अब कराची और मुल्तान के जो शायकीन हैं वो तो पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड देख पाएंगे। वैसे वर्ल्ड कप फाइनल के बाद पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज का जो क्रेज है, जो हीट है, वो थोड़ी ज्यादा हो जाएगी मुझे लगता है। सो देखते हैं कि हम कैसा। अच्छा, दूसरी जानिब अच्छी खबर अब आपको दे देते हैं। क्रिकेट की बात कर ली है, हुकूमत ने जी पेट्रोलियम मसनूआत अच्छी खबर दे दें। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने का ऐलान हुआ है। नवंबर से मुल्क में जो पेट्रोलियम मसनूआत है उसकी कीमतों में कोई इजाफा नहीं होगा। आइंदा 15 रोज के लिए मौजूदा कीमतें बरकरार रहेंगी, ऐसा कहना है सागदार साहब का। वैसे तो ये IMF की कुछ शराइत के मुताबिक हर 15 डेज बाद हमें कुछ रिवाइज करनी होती हैं, बट स्टिल जी इस बार की अच्छी खबर सागदार साहब ने आपको दी है कि ना पेट्रोल महंगा लगा, ना पेट्रोलियम। चले नाज़रीन, क्या याद करेंगे आप? जाएं आज पुरानी कीमत से पेट्रोल डलवाएं, टैंकी फुल करवाएं आप हमारी। गया ना हमें पड़ अच्छा, नहीं अभी तक ये 11 बजे तक
जिम्मेदार नहीं है, सॉरी। 11 बजे तक की हमारी ऑफर है। जैसे पहले आजकल जब भी आप जनरल स्टोर से कुछ भी खरीदना लिखा होता है ये रेट सिर्फ आज के लिए अच्छा। पहले ऐसा नहीं होता था। खैर आगे बढ़ते हैं जी। रात को एक और खबर भी आई, नॉट गुड फॉर इमरान खान लवर्स बट समहाउ गुड फॉर द पीडीएम गवर्नमेंट लवर्स। तोशाखाना केस के हवाले से इमरान खान साहब ने जो घड़ी शाही खानदान MBS साहब की तरफ से उनको दी गई थी वो सस्ते दामों बेची इस खबर के मुताबिक, और जिनको बेची रात को वो ताजिर हमने देखा वो मीडिया पे सामने आ गए। इमरान खान को अब मजीद इस हवाले से क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। जो इस हवाले से आपको मालूम है इससे पहले तोशाखाना केस है, इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनको नाअहल भी किया गया है, लेकिन रात को वो स्पेसिफिक घड़ी जिसका तस्करा बहुत ज़्यादा था, जिसकी जो मालियत है वो कई मिलियन US डॉलर में थी, मुतज़ाद कीमतें उसकी हमारे सामने हैं, लेकिन 20 मिलियन के अंदर इतलात के मुताबिक उसको फ़रोख्त किया गया। एक लेटर भी मंजर आम पे आया जिसके मुताबिक वो लेटर उस तोहफे की मालियत 12 मिलियन US डॉलर्स बताता है। सो इस इन लाइक पाकिस्तानी रुपीज़ में बिलियंस के अंदर है। उसको सस्ते दामों बेचा गया इस खबर के मुताबिक, और फिर उसके जो पैसे हैं उसको पाकिस्तान लाया गया। तो इस हवाले से कई सवालात हैं जो कि सामने आए हैं। मजीद इस पर जो डेवलपमेंट होगी आपको आगाह करेंगे, लेकिन फिल वक्त ये खबर है कि तोशाखाना से बेची गई घड़ी, कफलिंग्स और पेन जो कि डायमंड रखते थे वो सामने आ गए हैं। और इसके लिए राबता 2019 में शहजाद अकबर साहब ने किया था इमरान खान साहब के बिहाफ पे उन ताजर से, तो इस पे भी हम इन डिटेल बात करेंगे। शो में आज यूजुअल बहुत कुछ है, तोशाखाना केस के हवाले से भी बात करेंगे, मुल्क की सियासत पे भी बात करेंगे, और आज बर्दाश्त का आलमी दिन है और मुझे इस पे अवार्ड मिलना चाहिए। वेरी फनी बर्दाश्त का। जनाब हम इस पे भी बात करेंगे। अभी बढ़ते आपको बताते हैं आज की बड़ी खबर। अच्छा जी, सियासत बर्दाश्त की अमला बात करी तो सियासी सूरत हाल भी हम बर्दाश्त कर रहे हैं, बहुत अरसे से कर रहे हैं। इस वक्त जो सियासी बहरान है वो न सिर्फ जारी है बल्कि जैसा कि मैं कहता हूं कि उसमें कुछ ना कुछ इजाफा होता ही नज़र आता है। हुकूमती इत्तेहाद और तहरीक इंसाफ दोनों बड़े बड़े चैलेंजेस इस वक्त फेस कर रहे हैं, और बयानात में जो तजादात है ये इस वक्त वाज़ेह हैं। हम अगर इन पर थोड़ा सा गौर करें, हुकूमत के लिए एक अहम तैनाती इस वक्त एक कड़ा इम्तहान बनी है। ओबियसली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से यू टर्न लिए जा रहे हैं मुख्तलिफ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब चंद दिन पहले लंदन में बैठ कर ये एतराफ़ करते हैं कि अहम तैनाती का फैसला हो चुका है, सीनियर मोस्ट ऑफिसर ही इस अहम ओहदे पर तैनात होंगे एज पर लॉ। फिर वो कहते हैं कि अहम तैनाती पर फैसला नहीं हुआ, अभी मुशावरत हो रही है। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने इससे भी एक और यू टर्न ले लिया और एक वजाहत पेश की कि समरी आने के बाद मुशावरत होगी और 18 या 19 नवंबर के बाद ये मुशावरत शुरू होगी। ख्वाजा आसिफ अपना बयान बार बार क्यों तब्दील कर रहे हैं, हुकूमत क्यों बुखला रही है, बहुत अहम सवाल है और PTI ये सवाल उठा रही है। चलें कुछ ना हो, इमरान खान साहब का कुछ तो इन्फ्लुएंस आया हुकूमत के ऊपर भी। दूसरी तरफ PTI की भी यही सूरत हाल है। हकीकी आज़ादी मार्च जारी है। इमरान खान साहब की क़यादत में गुज़िश्ता रोज़ ज़मान पार्क में अहम इजलास हुआ जो अवाम मुहिम तेज करने का फैसला किया गया और हुकूमत को घर भेजने और फौरी इलेक्शन कराने के लिए नई स्ट्रैटेजी तैयार की गई है। लेकिन इमरान खान साहब ने अपने खिताब में कहा है कि इलेक्शन में ताखीर से अब हमें कोई मसला नहीं है, 1 साल बाद इलेक्शन के लिए भी तैयार है, अवाम हमारे साथ है, जब भी इलेक्शन होंगे क्लीन स्वीप करेंगे। फिर अब ये सवाल पैदा होता है कि फिर लॉन्ग मार्च क्यों कर रहे हैं? मतलब अगर 1 साल बाद इलेक्शन है और तैयार है तो फिर महाजराई अफरा तफरी उनके अंदर वो DW इंटरव्यू के बाद या TRT इंटरव्यू के क्या हो रहा है ये? मतलब अगर इलेक्शन 1 साल बाद भी होने हैं तो फिर ये लॉन्ग मार्च क्यों हो रहा है? ये अफरा तफरी क्या है? इसी सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच आपने हमें ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर सबसे पहले तो ये हम जो सबसे जो एक बहुत अहम तैनाती है इसके मामले पे बात कर लें। ऐसे लग रहा है कि मुल्क का अभी तक चाहे वो तहरीक इंसाफ है या हुकूमत है, सबसे बड़ा मसला यही है कि यहाँ हम तैनाती क्या होगी। उसके अलावा भी मुल्क में बहुत सारे मसाइल हैं। तो क्या कहेंगे इस अहम तैनाती को लेकर जिसपे बहुत सारे कंट्रोवर्सीज कह लें या यू टर्न्स देखने में आ रहे हैं? बड़ी सिंपल सी बात है, मुझे समझ नहीं आती। एक ये रूटीन का प्रोसीजर है कि 3 साल के बाद नए चीफ आर्मी स्टाफ सेलेक्ट होते हैं और उसके लिए सारे कोर कमांडर जो इस सीनियरिटी वो देर ऑल प्रोफेशनल सोल्जर्स, और 4 से 5 नाम जो हैं वो आप डिफेंस मिनिस्ट्री को जाते हैं GHQ की तरफ से, और उसमें प्राइम मिनिस्टर अपनी प्रोगेटिव है ये उनका कि वो जिसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे ख्याल में वो हर पार्टी समझती है अगर हम अपनी मर्जी का चीफ बनाएंगे तो हमें सपोर्ट करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बात यह है कि जो भी चीफ आर्मी स्टाफ बनता है वो फौज की ऑपरेशनल रेडीनेस, ट्रेनिंग, सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के अवाम,
इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट, और उसके बाद जो आइन में इजाजत है वो हुकूमत की सपोर्ट करता है। आपके सामने मुझे समझ नहीं आती, आप जनरल जियाउल हक की मिसाल ले लें, भुट्टो के साथ क्या हुआ था, अगर जनरल मुशर्रफ आए थे तो नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ था, फिर उसके बाद जनरल बाजवा आए तो नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ। तो ये सोचना ही फर्क है। आप जिसको मेरिट पे बनता है, जो मुल्क के लिए, पाकिस्तान मिलिट्री के लिए बेहतर है, उसको बना देना चाहिए। और उसके बाद आई थिंक लीव इट अप टू हिम टू हाउ ही वर्क्स। वो कभी भी ऐसी बात नहीं करेंगे जो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ हो या पाकिस्तान के इंटरनल थ्रेट के खिलाफ। जनरल साहब, आप जो बात कर रहे हैं ये वो बात है जो ख्वाजा आसिफ ने सबसे पहले की थी। अगर मैं आपकी बात को बाई करूं तो वो सबसे बात थी कि जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं एज पर लॉ उनको लगा दिया जाए। लेकिन फिर ये प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव भी होता है कि जो भी 4-5 जो भी नाम उनके पास आते हैं उनमें से एक अपनी मर्जी का जो भी सीनियर ऑफिसर है, ऑब्वियसली सारे प्रोफेशनल ऑफिसर्स हैं, किसी को भी जब वो चाहें वो लगा सकते हैं। पहले ख्वाजा साहब ने सीनियर मोस्ट की बात की, फिर ख्वाजा साहब ने अपनी थेरी तब्दील की, और जाहिर बात है वो थेरी तब्दील हुई या तो पार्टी लीडरशिप की वजह से ब्रिगेडियर साहब, या किसी और इन्फ्लुएंस की वजह से, और अब समरी की बात की जा रही है। तो इट मीन्स के शख्सियात जो हमारे सामने हैं, जो सीनियर हमारे जनरल साहिबान हैं, उनके हवाले से कहीं ना कहीं राय में तजाद पाया जाता है, या वो सियासी तौर पे है या वो कहीं और किसी और सतह पे है। तो ये मामला हल कैसे होगा आपके ख्याल में? प्रोसीजर तो डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशनल ही है। सबसे बड़ी एक अफसोसनाक बात यह है कि देखें, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होने चाहिए। आपको अगर एक आपके एक्स जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके ऊपर केस बन गया, वो मुजरिम डिक्लेयर हो गए, वो मुल्क से एब्सकॉन्डर हैं, ही इज वांटेड इन द कंट्री। अगर लीगली देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो कि कानून की हर लिहाज से उनको एक ख्याल करना चाहिए, दैट यू गो एंड मीट हिम, नंबर बात की है। फिर आप जाके वहाँ प्राइम मिनिस्टर, ये चीफ ऑफ स्टाफ का मशवरा उनसे कर रहे हैं। अगर आपने करना ही है तो व्हाई डोंट यू डू डिस्क्रीटली? आप अपने किसी जैसे डिफेंस मिनिस्टर गए हुए हैं, उनके थ्रू पैगाम भेज दें और उसके बाद आपने जो फैसला करने, लेकिन आप इसको कंट्रोवर्शियल खुद बना रहे हैं। और फिर अभी क्योंकि अभी आप चेंज इसलिए स्टेटमेंट कर रहे हैं कि इमरान खान ने कहा कि जी मैं आई विल टेक दिस इशू टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, कि कैसे इंग्लिस्तान में ये पाकिस्तान के चीफ आर्मी स्टाफ के फैसले हो रहे हैं, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में ख्वाजा ने स्टांस चेंज किया है कि जी अभी तो हमने मुशावरत नहीं की है, अभी समरी नहीं आई है। तो फिर आप वहां पर जाके पहले कह रहे हैं जी सोनारिटी पे बन जाएगा, हमने फैसले कर लिए हैं। तो आई थिंक ये कंट्रोवर्सी इसी वजह से हुई है। पाकिस्तान के फैसले आई स्ट्रांगली फील एंड एनी पाकिस्तानी शुड फील के वो पाकिस्तान में होने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान यहाँ बैठे और अपनी कैबिनेट के साथ मशवरा करें, नहीं तो आपका खुद जवाब दीजिए, आप जिस चाहते हैं चीफ ऑफ मिनिस्टर बना दें। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी जानिब ब्रिगेडियर साहब, जो मामला है लॉन्ग मार्च का, इमरान खान साहब ने कल फिर कहा है जी कि हमें कोई इतराज नहीं, 1 साल बाद इलेक्शन हो जाए, फिर हम लॉन्ग मार्च क्यों देख रहे हैं? और ये जो सारी अफरा तफरी है, केओस है, क्योंकि मौसीकी तो मतलब समझ नहीं आ रहा कि पहले हम इतनी हाइप बनाते हैं, खान साहब उसमें ये होगा, हमारे लॉन्ग मार्च के मकासद को एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद कुछ दिनों बाद वो कहते हैं जी हमारा मकसद तो ये है ही नहीं। या पहले जब उन्होंने एक बयानिए के हवाले से यू टर्न लिया, वो कह रहे हैं कि जी लॉन्ग मार्च हमारा इलेक्शन 1 साल बाद भी हो जाए तो हमें कोई मसला नहीं। इसमें मेरे ख्याल में वो देखें, हुकूमत का प्रेशर तो वो डाल रहे हैं कि जी मैं अर्ली इलेक्शन होने चाहिए, बिकॉज यू नो कि इस वक्त ही इज ऑन द पीक ऑफ हिज पॉपुलैरिटी, और इसको वो कैश करना चाहते हैं। बयान उन्होंने इसलिए दिए कि अगर किसी वजह से इलेक्शन नहीं होते हैं या इनकी तारीख फेल होती है, देन ही कैन इवन विन इलेक्शन इन आफ्टर 11 मंथ, जब भी इलेक्शन होते हैं अगस्त में या अक्टूबर में नेक्स्ट ईयर। दैट इज द रीजन ही सेइंग। बट ये उनको देखना चाहिए कि ये क्या लॉन्ग मार्च मुल्क के लिए इसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आएगा, ये इंस्टेबिलिटी लेकर आएगा। अगर मुल्क में इंस्टेबिलिटी होगी तो क्या इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी रहेगी या हालात बेहतर हो जाएंगे? मुल्क का किसी को फिक्र नहीं है। कोई पॉलिटिशियन, पीटीआई, पीएमएलएन, पीपल पार्टी एंड अदर ऑल पार्टीज, नोबडी इज पुश्ड के व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान, पाकिस्तान की मौसमी हालात क्या हो रही हैं, क्या पाकिस्तान में बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी, पाकिस्तान की कंडीशन इन्वायरमेंट्स होंगी तो तभी लोग बाहर से आएंगे, किसी को फिक्र नहीं। ये बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फायदा उठाते हैं और फिर मुल्क का ही नुकसान करते हैं। ये तो एक, लेकिन हुकूमत की भी जिम्मेदारी एक है कि हुकूमत की कोशिश होनी चाहिए कि वो मुल्क में हालात नॉर्मलाइज करें। उसके लिए अगर वो एक नेशनल डायलॉग की कॉल दे दे कि आए हम बैठते हैं और हम सब टॉपिक पे बात करेंगे, सियासत पे बात करेंगे, मौसमी हालात पे बात करेंगे, इलेक्शन पे बात करेंगे। जब दो पार्टीज बैठती हैं तो कहीं ना कहीं आइस मेल्टिंग होती है
और लोग कहीं ना कहीं शायद किसी कंक्लूजन। लेकिन यहाँ पे बेरी साहब हमने ये कहते सुना है इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब से यही सवाल एक प्रोग्राम में किया गया, तो उन्होंने कहा हम किससे बात करें, हमसे कोई बात करना ही नहीं चाहता। और ये बात आपको भी मालूम है कि बात नहीं करना चाहती तहरीक इंसाफ, और वो बार बार इमरान साहब बर्मला कह चुके हैं, वो कहते हैं कि दहशतगर्दों से बात हो सकती है, चोरों से बात नहीं हो सकती, कोट अनकोट। अच्छा, आगे बढ़ते हुए ये जो हम बात कर रहे थे नवंबर के हवाले से, जो सेंसिटिविटी है, जो हम तैनाती है, क्या भाई साहब इसके बाद आपको लगता है कि हालात नॉर्मलाइज हो जाएंगे? क्योंकि पीडीएम और कुछ जो तज्जियाकार है वो भी ये कहते हैं कि जो सारा हंगामा है तहरीक इंसाफ की तरफ से वो शायद इसे एक बड़े फैसले के लिए, और इमरान खान साहब ऑफ एंड ऑन इजहार भी कर चुके हैं कि जी इस गवर्नमेंट को कोई राइट नहीं है कि इतनी बड़ी तैनाती करे। तो अगर ये तैनाती हो जाती है उसके बाद आपको लगता है कि जो भी शख्सियत बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आती है वो नॉर्मलाइज हो जाएगी सारी सूरत हाल, या फिर आपको लगता है कि नहीं उसके बाद अगर इमरान खान साहब की मर्जी का ये फैसला नहीं होता तो ये सिलसिला जारी रहेगा? कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, आई थिंक जो नए चीफ ऑफ मिनिस्टर बनते हैं हालात में बहुत बेहतरी होगी, और उसके बाद ये जो एक अनसर्टेनिटी ये भी खत्म होगी। आई एम श्योर कि इवन एस्टेब्लिशमेंट भी ये देख रही है कि किस लिमिट तक ये हालात खराब हो रहे हैं। और अगर खुदा ना खास्ता देखें, पाकिस्तान की जो एक सॉवरेनिटी है वो आर्मी की जिम्मेदारी भी है। अगर खून खराबा का बहुत ज्यादा चांस होता है, और ये समझते हैं कि अवाम और कि जो जिस तरीके से लोग, अगर ज्यादा लोग चले जाते हैं, दैट इज व्हाट एवरीबॉडी इज वाचिंग, कि जेलम से बाद कितने लोग हैं पिंडी की तरफ जाते हैं, एंड हाउ मच इज इस्लाम थ्रेटन। तो अकॉर्डिंगली देन समबडी शुड जंप इन, और इनको बिल्कुल कंट्रोल करना चाहिए। इनको कहना चाहिए कि सिट डाउन, डिसाइड अमंगस्ट योरसेल्फ, डोंट फोर्स मिलिट्री टू कम एंड फोर्स यू कि आप ये फैसले करें। मेरे ख्याल में जब आप एक ऐसी नौबत आएगी तो जरूर होना चाहिए। बल्कि मैं तो उससे पहले कहता हूँ अभी भी कि प्रेसिडेंट पाकिस्तान कोशिश कर रहे हैं, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चेयरमैन सेनेट या और सीनियर पॉलिटिशियन मस्ट कम फॉरवर्ड और मेक देम सिट एंड फाइंड अ पीसफुल सॉल्यूशन बिफोर इट इज टू लेट। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज सब यही होता है कि सारे क्योस में या तो अदालतों को इंटरवीन करना पड़ता है या दीगर जो इदारे हैं वो इंटरवीन करते हैं और फिर सारे मामले को सेटल करने की कोशिश करते हैं। दूसरी जानिब इमरान खान साहब पे जो हमले की तहकीकात है उस पर भी कल उन्होंने एतराज़ उठा रहे थे और एक स्टेटमेंट उन्होंने दी कि अभी तक जो है प्रॉपर तहकीकात उस पर शुरू नहीं हुई, और पंजाब हुकूमत की जानिब से भी GIT की जो तहकीकात हैं वो तैयार नहीं है। दूसरी बार सरबराह तब्दील किया गया है जो ये कमेटी बनाई गई थी, इसकी क्या वजह है? तहकीकात क्यों नहीं हो सकी? एक्स प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ऊपर हमला हुआ है और उसके बाद उसकी तहकीकात अभी तक प्रॉपर्ली शुरू नहीं हुई। देखें, उसमें बात यह है कि आप एक तो इल्ज़ाम तराशी, आप एक इतने सीनियर मिलिट्री ऑफिसर जिसकी आई थिंक सर्विसेज वन कांट इमेजिन जो पाकिस्तान के लिए हैं, इन्होंने जितना काम किए, ही इज अ ट्रू पेट्रियोटिक पाकिस्तानी एंड अ सेल्फ रिस्पेक्टिंग मिलिट्री ऑफिसर है। नंबर 2, ये 4 चीफ ऑफ स्टाफ का बहुत सेंसिटिव अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं। इन्होंने बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी में इतना काम किया कि वन कैन इमेजिन इवन एट द कॉस्ट ऑफ हिज लाइफ, और वो उन्होंने वहाँ के हालात को नॉर्मलाइज किया। और अब आप देखें काफी हालात वहाँ ठीक हैं। लाइकवाइज सिंध के अंदर जो इन्होंने काउंटर टेररिज्म में काम किया हुआ, वो एवरीबॉडी नोज इट कि किस तरीके से कितने मुश्किल हालात में। और उसके बाद आपने देखा कि यहाँ जो जितने बिजनेसमैन थे उनको सेटिंग लेटर आते थे, एक्सटॉर्शन ऑफ मनी के पैसे आते थे, लूटिंग होती थी, वो सारा खत्म कर दिया गया। फिर उसके बाद ये एक ऑनेस्टली आई फील कि ये जो एक दुश्मन का नैरेटिव फिफ्थ जनरेशन में एग्जैक्टली हम वो फॉलो कर रहे हैं कि मिलिट्री और अवाम को दूर कर दो, फौज को कमजोर करो और फिर अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करो जो इंडिया चाहता है। तो मेरे ख्याल में ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को इन चीज़ों के ऊपर बहुत सोचना चाहिए कि अगर वो इनका नाम ना होता तो आज कब का राना सुनाला ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान पे FIR करती होगी। मिलिट्री ऑफिसर्स की ऐसी FIR करती भी नहीं है। आपको पहले GHQ को इन्फॉर्म करना होता है कि आपने ये शिकायत है, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ये एविडेंस है, नाउ वी वांट टू प्रोसीड। फिर GHQ की देखते हैं कि हमने इस ऑफिसर को अपने कोर्ट मार्शल में ट्राई करना है या सिविल में ट्राई करना है। बट ऐसे नहीं होता कि विदाउट एविडेंस आप इतना बार बार नाम ले रहे हो, एंड इट इज वेरी डिसहार्टनिंग ऑनेस्टली। और मोरल ऑफ ट्रूप्स के लिए बहुत होता है कि इंफॉर्मेशन रूम में बैठ के देखते हैं कि देखें जी हमारे सीनियर ऑफिसर्स, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, हमारे लोग, हम ये कुछ वहाँ कर रहे हैं अवाम के लिए, और फिर अवाम हमें इस तरह के हमारे सीनियर ऑफिसर्स को इल्जाम तराशी कर रही है। तो ये एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ है जिसको समझने की जरूरत होती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच जी। बात हैं सेंसिटिव भी हैं और यकीन मानिए
हम नहीं समझते कि पाकिस्तान के कौमी सिक्योरिटी के ऐसे मसाइल या ऐसी शख्सियात जिनका किरदार है, हमारे ऐसे ऑफिसर्स, उनका ऐसे तस्करा होना चाहिए। मुझे नहीं लगता दुनिया में कहीं पे भी होता होगा। कभी कभी सोचते हैं कि सियासत किस नहज पे चली गई है, द कॉस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। हम अपनी पॉलिटिक्स करना शुरू हो गए, इकॉनमी भी तो पहले कर ही रहे थे। ये नहीं होना चाहिए। सियासतदानों को वापस आना चाहिए और सियासतदान बातचीत करते हैं, बातचीत से मसाइल हल करते हैं। बातचीत नहीं होती तो सियासत भी नहीं होती, और फिर आपको पता ही है पाकिस्तान जैसे ममालिक में नताइज क्या निकलते हैं। हम इस पर बात करते रहेंगे। थोड़ा सा मूड आपका जाते जाते अच्छा भी कर देते हैं। वी हैव फुटेज टू शो। यस, गिजर के अंदर बर्फबारी हुई है जी, ये मनाजिर आप देखें। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात इमरान ये है कि यहाँ पे स्नो लेपर्ड्स देखे गए हैं। अच्छा, हाँ जी, और उसकी फुटेज ये देखें आप। ये हुंजा का इलाका है जहाँ पे ये सुस्त इलाका हमें बताया जाता है। आई होप वी आर प्रोनाउंसिंग इट राइट। यहाँ पे ये स्नो लेपर्ड देखा गया, और मैं तो उस शख्स के बारे में सोच रहा हूँ जो इसके पास खड़ा होकर इसकी वीडियो बना रहे हैं। मतलब भाई आप तो क्या हो गया? नहीं, वैसे मैं आपको बताऊँ ये बहुत जूम की गई फुटेज है। ये कोई, इसको चीते को जूम इन होते हुए टाइम नहीं लगता, जूम आनी होते हुए भी टाइम नहीं लगता। मतलब वो लेपर्ड है, और लेकिन उसके बावजूद चले जिन्होंने भी बनाई है भाई अपनी जान की हिफाजत करें। उसके साथ आपका शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ पे दिखाया। और ये आपको पता है कि बड़ी कम मादूम होती हुई नस्ल है स्नो लेपर्ड्स की, जो कि पाकिस्तान में इन इलाकों में पाई जाती है और कम कम नजर आती है। सो ये मनाजिर एक जानिब खुशगवार भी हैं, और ये देखिए जो बर्फबारी है वो अपने होने का एहसास दिला रही है विद द टाइम। और ये वो इलाके हैं जो एक्सप्रेसो में हमने आपको ऑफ एंड ऑन, निकले तेरी तलाश में या मुस्तनसा तारक साहब के साथ ग्रीन दिखाए हैं। आज हम आपको इसकी सफ़ेद चादर ओढ़ी तस्वीर दिखा रहे हैं जो आपके सामने। तो जनाब ये मनाजिर हमने आपके साथ शेयर किए, और अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बैक टू एक्सप्रेसो। तनकीदी फिक्र क्या हमारे तदरीसी निसाब का हिस्सा है? इस पे हम वैसे बात करते रहते हैं, लेकिन आज माइंड मैटर्स भी इसी हवाले से है। देखते हैं। नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। तनकीदी फिक्र जो है उसकी कितनी अहमियत है, निसाब के हवाले से उसकी क्या अहमियत है, निसाब किस तरह फ़रोग देता है तनकीदी फ़िक्र को, और अगर आप तनकीदी फ़िक्र को फ़रोग नहीं देते तो उसके बाद जो माशरती या माशरे के हवाले से जो नताइज आपके सामने आते हैं वो किस नौइयत के होते हैं। बच्चों के अंदर हम फ़िक्री जो तनकीद है या फ़िक्र को कैसे फ़रोग दे सकते हैं, इसका जो जवाब है ये कोई शायद ज़्यादा मुश्किल ना हो, और वो जमशेद इकबाल साहब जैसे मुसन्निफ के लिए ज़्यादा मुश्किल ना हो, जिन्होंने फ़िक्री रवायात लिखी है और जिन्होंने बेसिकली एक ज़माने की सैर की है, फ़िक्र के ज़माने की सैर की है, पिछले 5 साल नॉन हिस्ट्री जो भी है उसके हवाले से उनकी एक बहुत ही खूबसूरत किताब है फ़िक्री रवायात। ये ज़रूर पढ़िएगा। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि बच्चों में फ़िक्री तनकीद को कैसे उसको उजागर किया जाए और हम किस हद तक इसमें कामयाब या नाकाम है। बहुत शुक्रिया जमशेद साहब। पहली बात तो सर ये है कि आपने जो फ़िक्र की अहमियत के हवाले से अगर आप थोड़ी सी रोशनी डालना चाहें, क्योंकि आपने फिर मैंने जिस तरह इब्तिदा में कहा है कि आपने जानों की सैर की है इस किताब को लिखते हुए। मैं तो ये समझता हूँ जैसे एजुकेशन के सिलसिले में आप बात कर रहे हैं, एजुकेशन तनकीदी फ़िक्र का ही दूसरा नाम है। एजुकेशन तनकीदी फ़िक्र का ही दूसरा नाम है, क्योंकि एजुकेशन आपको सिखाती क्या है कि आपको फॉर एग्जांपल आज की एज में हर तरफ से इंफॉर्मेशन की बम्बारमेंट है और हर कोई यही कह रहा है कि जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ वो कुछ कर दो। ऐसे में हमें तनकीदी फ़िक्र की ज़रूरत हमारे लिए और बढ़ जाती है कि हम डिसीजन ले सकें कि हमने क्या करना है, हमने क्या नहीं करना। तो वो जो चीज़ आपको जो चीज़ ये सब कुछ करना सिखाती है तो वो तनकीदी फ़िक्र ही सिखाती है। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें कि तनकीदी फ़िक्र नहीं है, अगर तनकीदी फ़िक्र नहीं है और कोई ऐसा सिस्टम जो अपने आप को बेशक एजुकेशन कहता है लेकिन आपके अंदर ये फैसला करने की सलाहियत को रिड्यूस कर रहा है, उसे ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, तो वो एजुकेशन नहीं है, बेसिकली वो टेमिंग है। वो टेमिंग है। जैसे हम बंदरों को सुधाते हैं, बंदर नहीं पूछता कि मेरा मालिक मुझे ऐसा कह रहा है तो क्यों कह रहा है, तो वो जस्ट कहेगा, वो कहेगा कि ये साहब हैं इसको सलाम करो तो वो सलाम करेगा, वो कहेगा कलाबाजी खाओ तो वो कलाबाजी खाएगा। तो जो चीज़ हमें बाकी दीगर जानदारों से मुमताज़ करती है, अगर मुमताज़ होने का हमें शौक़ है तो वो तनकीदी फ़िक्र है, और अगर हम इससे आरी हो गए तो फिर वो हमारा शौक़ भी पूरा नहीं हुआ जो हम दूसरों से मुमताज़ होना चाहते थे। तो एजुकेशन इज़ द अदर नेम ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। अगर हम ये देखें कि जो स्कूल्स हैं या एजुकेशन है उसको अगर हम दो हिस्सों में तकसीम कर दें, मतलब एक तो है कि आपने फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, बायोलॉजी पढ़नी है और इस तरह के कोई भी स्किल सेट्स हैं, लाइफ स्किल सेट्स हैं, एक अलग चीज़ है। लेकिन क्या आप नहीं समझते कि जो प्राइमरी बुनियादी तरीन चीज़ है
वो क्रिटिकल थिंकिंग शायद इस वजह से आ जाती है कि क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से तोहमात को शिकस्त होगी, तअस्सुबात को शिकस्त होगी। तअस्सुबात मेरे ख्याल में सबसे बड़ी हर्डल है तनकीदी फिक्र में और फिर इस मामले में। और एग्जैक्टली काफ़ी अर्सा पहले जब हम कॉलेज में होते थे तो हकीम सईद साहब का एक इंटरव्यू मैंने सुना, तो हकीम सईद साहब इन माशरों की सबसे बड़ी जो ट्रेजेडी बता रहे थे, कि जो हमारी पहले भी बात हो चुकी है, वो यही बता रहे थे कि क्यों यहाँ उलूम इजाद नहीं हो सके और उलूम की इज्जत नहीं हो सकी। और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यही है कि अगर हम सोचते हैं तो हमारी फिक्र या तो ज़ात से शुरू होती है, हमारे दूर तक हमारी ही चांदी फैली होती है, हम अपना ही दिफा कर रहे होते हैं, जिसे टेक्निकल आपकी ज़ुबान में कंफर्मेशन बायस वगैरह भी कहते हैं। तो दूसरी जो उसकी सतह, उस सतह से हम बढ़ते हैं तो हम सिर्फ अपने गिरोह के बारे में सोच रहे होते हैं, हम सिर्फ अपने ग्रोह के बारे में सोच रहे होते हैं, यानी ग्रोही थिंकिंग का वो कर रहे होते हैं। तो हम उस सतह तक नहीं पहुंचते कि जहां हमारी फिक्र टोटल घेरे में ले ले, पूरी इंसानियत को घेरे में ले ले। और हम आजकल जिस किस्म के इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो हम एक घास की पत्ती को भी एक्सक्लूड नहीं कर सकते। हम ये फिर देखते हैं किसी फ़र्द को कि जो जिसने PhD कर रखी है या बहुत आला तालीम याफ्ता है, लेकिन हम हैरान होते हैं उसके किसी रवैये को देख के कि ये इसका जो तस्सुबाना किस्म का, मुतस्सिबाना किस्म का रवैया है या खौफ उसके अंदर मुकम्मल तौर पे कायम है। तो हम बहुत आसानी से, यानी अगर कुछ स्किल डेवलप करें तो हमें आइडिया हो जाता है कि अच्छा इसके अंदर जो बेसिकली कहीं कमी रह गई है, ये वैसे तो ये PhD कर गया, लेकिन इसके सिलेबस में, इसके बचपन में, इसके डेवलपमेंट में, इसकी जो क्रिटिकल थिंकिंग की जो फैकल्टी है वो शायद कोई अधूरापन वहाँ पे रहेगा। क्रिटिकल थिंकिंग भी और साथ साथ इमोशनल इंटेलिजेंस भी का भी भुगतान है कि कंपैशन नहीं रहा, जो हम दिली या दर्दमंदी कहते हैं वो नहीं रही, कि वायलेंस माशरे में क्यों फैला है कि हम दूसरे का दर्द नहीं महसूस कर पा रहे। तो क्रिटिकल थिंकिंग के साथ साथ जो चीज़ दूसरी है वो इमोशनल इंटेलिजेंस या जज्बाती जहानत का होना भी बहुत ज़रूरी है। और उसके दो पिलर्स जो है ना, एक कंपैशन है और एक एम्पैथी है, ठीक है, दूसरे का दर्द महसूस करना और दूसरे का। तो जो बुनियादी तरीन, अगर हम इसको बहुत बुनियादी मेयारात तस्वुर कर लें, तो अपने सिलेबस को जो हमारा जो निसाब है वो उसके अंदर ये मेयारात कहाँ तक पूरे होते हैं? वेल, इस वक्त तो मुझे लग रहा है कि जो कुछ पाकिस्तान में एजुकेशन के नाम से किया जा रहा है, जैसे मैं कह रहा था कि एजुकेशन आपको ये बताती है कि बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, बहुत से लोग आपसे कह रहे हैं कि ये कर दो, वो कर दो। आपने कैसे उस 1000 किस्म की इंफॉर्मेशन की जो बम्बारमेंट आप पे हो रही है, आपने कैसे उसमें से किसी एक बात को चुनना है और उस पर कुछ करने की कोशिश करनी है। जैसे वो गालिब का एक शेर था कि दाम हर मौज में है, हल्का सदकाम निहंग, देखें क्या गुजरे है कतरे पे गुहर होने तक। हर नौजवान, हर बच्चा, उस पे नज़र है कुछ लोगों की। हर कोई चाहता है कि वो उसकी ब्रदरहुड में शामिल हो जाए, हर कोई चाहता है कि उसकी ब्रदरहुड में शामिल हो जाए और तमाम ज़िंदगी जो कुछ कोई एक ख़ास तबका चाहता है उसके मुताबिक वो ज़िंदगी गुजार दे। अब ये हर नौजवान, हर बच्चा वो पानी का कतरा है जिसके अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि वो सच्चा मोती हो सकता है। लेकिन सूरत हाल ये है कि हज़ारों मगरमच्छ मुंह खोल के खड़े हैं, उनके मुंह में गिरेगा तो गंदे मैदे के तेजाब में वो तबाह भी हो सकता है। तो क्रिटिकल थिंकिंग इसलिए बहुत ज़्यादा मुआवन है कि उस कतरे को जो गोहर हो सकता है, वो बच्चा जो मोती हो सकता है, वो कैसे ये फैसला करे कि मैंने सीप के मुंह में गिरना है, जी सर, मैंने सीप के मुंह में गिरना है, मैंने किसी मगरमच्छ के मुंह में नहीं गिरना। तो ये इतना बड़ा फैसला और मतलब कि हम नौजवान कर सकते हैं, तो वो इस सलाहियत के बगैर नहीं कर सकते। क्रिटिकल थिंकिंग उनका शील्ड है कि इस इंफॉर्मेशन की एज में, मिस इंफॉर्मेशन की एज में और इस इंफॉर्मेशन की एज में वो कह रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो नुकसान उठा रही है वो इंफॉर्मेशन है। वो कह रहे हैं कम्युनिकेशन की एज में कहा जाता है कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा ब्रेक डाउन हो रही है वो कम्युनिकेशन ही है। तो इसमें हम ये कैसे एक कतरा कैसे फैसला करे, एक कतरा कैसे राह देखे कि वो सीप के मुंह में उसने गिरना है और उसने मोती बनना है, वरना मोती बनने की सलाहियत सब में है, हर बच्चे में। बहुत शुक्रिया जमशेद साहब। बात यह है नाजरीन कि एक कहावत है कि इंसानी जहन जो है ये तभी करामत होते हैं, यानी इंसानी जहन जो है ये पैराशूट्स की मानद होते हैं और ये तभी करामत होते हैं जब ये खुले हों, और मुआशरा जो है उसमें से अक्सर को बंद कर देता है। और अगर आपने किसी भी ज़िंदगी की अलामत ढूंढनी है पूरी दुनिया में, किसी के अंदर एक बड़ा अच्छा स्केल है, आप ये जानिए उससे कि उसके अंदर सवाल कितना ज़िंदा है। और अगर वो सवाल जिस हद तक मर चुके हैं, वो बंदा भी जो है बस वो ज़िंदा है, लेकिन वो ज़िंदा है नहीं।
एक बच्चा जो है वो 4 साल की उम्र में उसको 476 सवाल डेली पूछना चाहिए। अगर उसका नेचुरल एक पूरा प्रोसेस जारी है और वो एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन पूछता है, लेकिन जनरली जो वालिदैन हैं उसको शटअप कॉल दे देते हैं किसी एक जगह पे कि अच्छा हमारा दिमाग मत खाओ। वरना हम जो है उसका बॉडी के हवाले से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हम उसको खाना खिलाने के हवाले से बहुत सेंसिटिव होते हैं कि वो मोटा नजर आए, ज़रा सेहतमंद नजर आए, लेकिन हम इस हवाले से बिल्कुल सेंसिटिव नहीं होते कि इंसानी ज़हन जो है उसकी जो गज़ा है वो सवालों के जवाब है, इसी से वो उसके जो स्नैप्सेस हैं वो डेवलप होते हैं और वो जहन जो है वो खूबसूरत से खूबसूरत तर होता चला जाता है और उसके अंदर फिक्री तनकीद जो है वो खुद आना शुरू हो जाती है। वो खौफ को तोड़ देता है, तोहमात को तोड़ देता है, तासुबात को तोड़ देता है और इस तरह वो एक तरक्की करता है। तो फिक्री तनकीद जो है इसका फ़रोग़ दीजिए अपने बच्चों में, देखते रहिए। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे और अब बारी है हमारे सेगमेंट फैशन और फन की, जिसमें निम्रा नासिर आज हमें सैर करवा रही हैं आवाम के लिए तारीखी मकाम जो शाही किला है उसको वर्ल्ड सिटी ने किस तरह से तफरीही मकाम में तब्दील किया है। देखते हैं आज का सेगमेंट फैशन और फन। ये पुतली तमाशा बहुत पुराना, बहुत अच्छा और बहुत ही प्यारा। आप देखिए बहुत कुछ होंगे के मुकररी रहा है। बैठ के गोरियां खिलाइयां, बेटी का चिट्टियां खिलाइयां, बारिश खिलाइयां रे। हजूर स्याह बादशाही मस्जिद और हजूरी बाग देखने की ख्वाहिशमंद हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अगर इसके मिनरेट को वॉच करें तो इसके मिनरेट की हाइट है 192 फीट। हम जा रहे हैं हजूरी पार्क। फॉलो द गाइड प्लीज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ निम्रा नासिर, फैशन मॉडल। वैसे तो मुझे घूमने का, फिरने का, खाने का, पीने का बहुत शौक है, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने सारे एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो एक्सप्रेस की स्क्रीन पे मैं हर हफ्ते आप लोगों के साथ एक नया एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। आज हम लोग आए हुए हैं लाहौर फोर्ट। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी वर्ल्ड सिटी और बहुत इंजॉय करेंगे। सो लेट्स गो। Excellent. नहीं ये तो बहुत मुश्किल है। कितना इम्पोर्टेंट है ये, मतलब क्या फील होता है आपको? मेरे ख्याल से हमारी जनरेशन के लिए हिस्टोरिक मतलब जगह है। आजकल की जनरेशन तो भूल ही चुकी है सब कुछ, राइट? असल लाहौर की हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। जी तो नाजरीन, मेरा तो रिक्शा आ गया और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ रिक्शे पे बैठने के लिए। मैं तो मेरे ख्याल से जिंदगी में तीसरी दफा बैठ रही हूँ। सो लेट्स कम विद मी। अभी हम लोग जा रहे हैं टूर पे और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। चलते हैं हमारे साथ। आपको कैसा लग रहा है? It's nice, huh? It's really pretty. Oh my God. यहाँ पे हम सबके रिक्शे रुक चुके हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है।
जैसा कि आपने देखा कि यहाँ बादशाह को बुलाया गया और अब यहाँ कथक परफॉर्मेंस शुरू होने लगी है। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। अब हम लोग शीश महल के अंदर जा रहे हैं और वहाँ पे भी आई एम श्योर सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। सो लेट्स कम। जी तो नाजरीन, मैं अभी शीश महल देख के आई हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत है। आजकल के दौर में इस तरह का आर्किटेक्चर मिलना बहुत मुश्किल है। खैर अब आगे हम यहाँ पे डंका है और आर्ट एंड क्राफ्ट की कुछ चीज़ें, आपको तो पता है मुझे फैशन का कितना शौक है। अब वहाँ से कुछ चीज़ें खरीदेंगे और कोशिश करेंगे कि डंका भी बजा सकूँ। खूबसूरत केटल है, इसका पेंट कितना प्यारा हुआ है। आई लव इट, आई एम गोना बाय इट फॉर श्योर। जी तो ये हाथ से सब कुछ बनाया हुआ है? जी ये हैंडमेड चीजें बनी हुई हैं। कंप्लीट जो है ये आप पानदान देख रही हैं। हाँ जी। ये पार्टीशन टाइम से पहले गए। ये तब का चलता आ रहा है। ओह, पाकिस्तान और इंडिया जब इकट्ठा था ये तब का पानदान बना हुआ है। कितनी सबसे बड़ी बात है कि ये हमें ये कंप्लीट मिला हुआ है। तो ये कंप्लीट चीजें मिलती नहीं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये सब हाथ से हुआ हुआ है। ये आप इसके ऊपर जो काम आप देख रहे हैं ना, ये कहते हैं कश्मीरी काम। ये मुकम्मल हैंडमेड है। ये ओह बहुत खूबसूरत है। ये वाटर जग है ये। और ये देखें, ये इसे कहा जाता है, ये मौलिया दौर में इसमें शरबत वगैरह डाल। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, एज अ जग इसको यूज करते थे। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं। थैंक यू सो मच। तो नाजरीन यहाँ पे मेरा ये टूर खत्म होता है। ये टूर था नाइट टूर बाय बोल्ड सिटी अथॉरिटी। आई हैड फन, बहुत मजा आया। मैंने यहाँ पे फ्लूट परफॉर्मेंस देखी, कथक परफॉर्मेंस देखी और बादशाह सलामत भी देखा है। जिस तरह पहले सब कुछ होता था, इन्होंने सब कुछ वैसे ही ताज़ा करके रखा है। तो अगर वीकेंड पे आपको कुछ और नहीं मिलता फैमिली के साथ, आप यहाँ पे जरूर आए और एंजॉय करें। तब तक के लिए बाय बाय। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपको बताएं कि आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रवादारी और बर्दाश्त का आलमी दिन मनाया जा रहा है। बिल्कुल बर्दाश्त का आलमी दिन है और शायद हमें लगता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारी सोसाइटी को जितनी इस दिन की अहमियत जानने की ज़रूरत है शायद किसी और सोसाइटी को ना हो। वैसे इस दिन को जो मनाने का मकसद है वो लोगों को मकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर अदम रवादारी के नुकसानात से आगाही देना है। हम अगर अपने मुआशरे की बात करते हैं तो यहाँ पर अदम बर्दाश्त के बढ़ते हुए रुझान के पेश नज़र जो पुरतशद्दुद सरगर्मियाँ हैं वो मुसलसल उनमें इजाफा देखने में आ रहा है और ये इंतहाई काबिल तशवीश बात है। देखने में ये भी आया है कि आजकल लोग ज़रा से भी बर्दाश्त का मुजाहरा नहीं करते। अक्सर अफराद महज छोटी मोटी बातों पर भी दूसरों को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और बाज़ वाक़यात में तो जान से भी मार देते हैं। और ऐसे कई मुतशद्दिद वाक़यात हैं जिससे मुताल्लिक़ कई वीडियोज़ आए रोज़ हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिलते हैं। बिल्कुल, आए रोज़ बहुत से अफराद सड़कों पर डंडों थप्पड़ों का आज़ादाना इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि ऐसे अफराद में अक्सरियत जो है पढ़े लिखे अफराद की है।
अदम बर्दाश्त आजकल के दौर में अगर हम हर घर की भी बात करें तो हर घर का मसला भी है। छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से तर्क कलामी होना, लड़ाई झगड़े होना एक मामूल सी बात बन चुकी है। कई घर महज इन छोटी मोटी बातों पर गुस्सा करने के सबब टूट भी जाते हैं। मुख्तसरन ये कि माशरे में घर से लेकर अगर हम बात करें माशरे तक तो शिद्दत पसंदी, जारहानापन है, गुस्सा है, ये सब चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा कॉमन दिखाई देती हैं। लेकिन आज के दिन ये सवाल पैदा होता है कि अदम बर्दाश्त के इस बढ़ते हुए रुझान की वजह क्या है? आखिर हमारे रवैयों में जो कहने तहम्मुल है, रवादारी है, बर्दाश्त है, इसका फुकदान क्यों है और ये माशरे के लिए कितने ख़तरनाक हैं हमारे ये रवैये? इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ वजिया जफ़र मौजूद है, हमारे नफ्सियात, उनसे हम बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच वजिया फॉर जॉइनिंग अस इन अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज बर्दाश्त और रवादारी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सबसे पहले तो हम इस दिन के हवाले से बात करते हैं, क्या थीम है और बेसिकली इस दिन को मनाने का पर्पस क्या है? अगर हम थीम की बात करें टॉलरेंस के हवाले से तो इसके ऊपर बात की जाए तो एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। एक्सेप्टेंस के ऊपर सबसे पहले बर्दाश्त की अगर हम पहली सीढ़ी के ऊपर आएँ तो वो एक्सेप्टेंस होती है। और एक्सेप्टेंस को देखा जाए तो जिन भी कौमों में एक्सेप्टेंस की कमी होती है वहाँ पे बर्दाश्त कम देखी गई है। बिकॉज आप कोई भी कल्चर के अंदर बात करें तो वैरायटी होती है। ऐसे नहीं कि एक ही कंट्री के अंदर भी एक कल्चर रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा होता, डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, पॉलिटिकल व्यूज़ डिफरेंट होते हैं। तो टॉलरेंस की अगर हम बात करें तो टॉलरेंस लेवल एक बहुत ही वैस्ट किस्म का एक टर्म इसमें आ जाती है। बहुत सारी डिफरेंट पर्सपेक्टिव इसके अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो हम टॉलरेंस लेवल की अगर हम बात करें तो इसमें ना सिर्फ हमारा घर, हमारा मुआशरा, हमारे एजुकेशनल सेटअप्स, हमारा मीडिया, इसमें ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर कर सकते हैं। लेकिन आपने जैसे स्टार्ट में बात की कि ये बढ़ क्यों रहा है, इसके बढ़ने का रुझान क्यों आ रहा है, तो सबसे पहली चीज़ है कि पहले घर की जो बच्चे की तरबियत या इंसान की तरबियत होती थी वो घर या स्कूल से होती थी। अब जो तरबियत है वो सोशल मीडिया भी कर रहा है और सोशल मीडिया पे क्योंकि अपनी ओपिनियन बहुत ओपनली दी जाती है, एट टाइम्स लोग बिना सोचे समझे भी अपनी राय का इजहार कर रहे होते हैं। तो इस तरह के जब जावी बनना शुरू हो जाते हैं अपनी बात को शेयर करने की पब्लिकली, तो उसमें क्या होता है कि इंसान जब सोचने की सलाहियत से बाहर आ जाता है तो उसके अंदर नफरत, अदम बर्दाश्त, इसी तरह एक्सेप्टेंस ना होना, प्रेजुडिस, ये बहुत कॉमनली देखा गया। अच्छा, इस दफा की थीम का जो कि अरमला ने जिक्र किया तो इट्स अबाउट रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस एंड एप्रिसिएशन ऑफ रिच डाइवर्सिटी, और जिसमें जो इसमें फैक्टर्स हैं वो वर्ल्ड कल्चर्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशंस हैं और मुख्तलिफ तरीके हैं ह्यूमन बींग्स की लाइफ के इसकी डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना इज द थीम ऑफ 2022 टॉलरेंस डे। तो ये जो डाइवर्सिटी की एक्सेप्टेंस है, बीइंग साइकोलॉजिस्ट अगर मैं आपसे पूछूं, ये एक आम इंडिविजुअल के अंदर कैसे आ सकती है जो कि एक इकाई है एक आम इंसान माशरे की और वो मिल के माशरा तश्कील देता है, तो ये कैसे आ सकती है? क्या कुछ प्रैक्टिसेस हैं या इट स्टार्ट्स विद एजुकेशन या सोशल नॉर्म्स हैं? ये आता कैसे है इंसान के अंदर? देखिए, सबसे पहले ना कोई भी आपको अपनी बात अगर शेयर करनी होती है ना तो उसके कुछ पहलू होते हैं। उसमें पहले आपको खुद उस पर देखना होता है कि जो आप बात करने जा रहे हैं उस पर आपके पास क्या पॉइंट्स हैं। देखिए, हमारे यहाँ ना जो मैंने आपसे बात की कि सोशल मीडिया की अगर बात करें, इवन कि हमारे यहाँ स्कूल कॉलेजेस या डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो हमारे यहाँ अब जो भी ओपिनियन दी जाती है उसमें ज़्यादातर क्या होता है कि इंसान को खुद ही नहीं पता होता, इमोशंस के बेस पे किए जा रहे थे रदर देन के लॉजिकल बेस पे की जाए। जब भी आप कोई ओपिनियन देते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज़ है कि आप एक्सेप्टेंस रखें कि आप अगले के अगेंस्ट अगर कोई बात करें तो उस पर आपके लॉजिक क्या है। लेकिन हमारे यहाँ हम फील क्या करते हैं, हम महसूस क्या करते हैं रदर देन कि उसकी लॉजिक क्या है। यही बहुत बड़ी वजह है कि एक्सेप्टेंस नहीं आती। डेफिनेटली जब एक इंसान लॉजिक से बात कर रहा है, दूसरा इंसान इमोशनल बेसिस पे बात कर रहा है, तो उसमें एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि क्लैश आ जाता है बहुत बड़ा। अब यहाँ पे जब जाविये ही डिफरेंट आ गए हैं तो क्लैशेस तो बहुत कॉमन है। अब मैंने सोशल मीडिया की अगर बात की, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं, रवैयों की अगर हम बात करें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम ऑनलाइन देख रहे होते हैं, मीडिया के ऊपर देख रहे होते हैं कि जिसमें शेयरिंग ऑफ कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत डिफरेंट हो चुका है। पहले ज़माने में अगर घर के बड़े हैं तो वो बड़े आराम से तहम्मुल मिजाजी के साथ बच्चों को सिखाते थे कि अपने रवैयों को कैसे बदलना है, अपनी बात को कैसे पेश करना है, अपनी बात को कैसे शेयर करना है। लेकिन इस चीज़ में बहुत कमी आ चुकी है। बिकॉज अब क्या है कि एक तो वैल्यू नहीं दी जाती, वैल्यू नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम अपनी मैं से नहीं निकलते। अच्छा वजिया, मैं आपको सॉरी इंटरप्ट करूंगी, आपने भी बात की कि बड़ों का एक फैक्टर है। डू थिंक कि आजकल के दौर में
एक्सेप्टेंस दोनों साइड पे नहीं है, चाहे वो बड़े हैं चाहे वो छोटे हैं। मतलब हमें वो बैलेंस नजर नहीं आता आजकल के दौर में। शायद हमारे अंदर भी एज अ बड़ा बहुत सारी चीज़ों को डाइजेस्ट या एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी अब खत्म होती जा रही है विद द टाइम, और छोटे भी उसी तरह से रिएक्ट करते हैं जिस तरह से वो अपने बड़ों को बिहेव करता हुआ देखते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया, बिकॉज जनरेशन के गैप की जो हम बात करें, जनरेशनल गैप तो अब बिल्कुल वाजिया नज़र आता है, और उसकी रीज़न भी हमें क्लियर है कि डेफिनेटली मीडिया। मैं नेगेटिविटी नहीं कि मीडिया को सिर्फ नेगेटिव ही पोर्ट्रे कर रही हूँ, लेकिन हमें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि हम जिस दौर में हैं उसमें बहुत बड़ा गैप है दोनों जनरेशन के बीच में, और दोनों में एक्सेप्टेंस देखिए, अगर दोनों ही अपनी तरफ अपनी बात को खींचातानी करेंगे तो उसमें क्या है कि दोनों में इख्तलाफ आएगा, और जो बात है वो तो बीच में रह जाएगी, आपस में रिलेशंस खराब होते हैं। आप देखिए पॉलिटिक्स के ऊपर बात करें, रिलीजन की बात करें, हमारे यहाँ ज्यादातर रिजिडिटी देखी जाती है, प्रेजुडिस देखा जाता है, जो एक का बिलीफ है दूसरा उस पर डाल रहा होता है। एक तो अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करें ना, तो हर एक की बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं अपनी बात का इजहार करना और अपनी सोच का इजहार करने की, लेकिन अगर हम अगले की सोच के ऊपर अपनी सोच को इम्पोज करते हैं तो वहां से हमने उसका बेसिक ह्यूमन राइट पे अटैक किया है। एंड डेफिनेटली जब इंसान को फील होता है कि मेरी बात को समझा नहीं जा रहा। आप ठीक कह रही हैं, आप जो हमारे मुआशरे के अंदर खामियां हैं उनकी आप निशानदेही तो बखूबी कर रही हैं, लेकिन वेयर टू स्टार्ट इट फ्रॉम। हम इस चीज़ से निकलने के लिए क्योंकि हमने देखा है जितने भी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या जो इस तरह के अच्छे मुआशरे हैं, उनके अंदर हमने देखा है कि ये जो बर्दाश्त का अंसर है ये बहुत ज़्यादा है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, पर्सनल स्पेस का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। ये स्टार्ट कहाँ से करें अपने मुआशरे के अंदर, ये शुरू कहाँ से करें? क्या आपको लगता है कि हम बच्चों की तरबियत से शुरू करें, हम अपने सिलेबस में तब्दीली से शुरू करें, मज़हब की जानिब ज़्यादा राग़िब हो जाएं तो उससे कुछ हो सकता है? आपके ख्याल में सोल्यूशन क्या है इसका? देखिए, इसका बेस्ट सोल्यूशन अगर हम बाहर की कंट्रीज़ की जहाँ तक आप बात करें, नो डाउट टॉलरेंस लेवल ज़्यादा है। देखिए, उसका स्टार्ट करने के लिए ना हमें वही मैं बात करूँ कि बेसिक राइट्स पे आना होता है। हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट ही रिलीजन के ऊपर से करते हैं, हम स्टार्ट ही बच्चे की सोसाइटी के जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर से करते हैं कि फ़लाँ क्या बात करेगा, दूसरे क्या कहेंगे। हमारा जो ब्रॉटअप का पैटर्न होता है वो लोगों के ऊपर होता है, वो जो इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर होता है, रैदर देन कि हम बच्चे को नहीं देखते, उसकी तरबियत करते हुए उसकी पर्सनैलिटी क्या है। फिर क्या होता है कि वो जब बच्चा बड़ा होना शुरू होता है तो वो रेबिलियस हो जाता है। तो ये वजह आपके पास ऐसे केसेस आते हैं बीइंग साइकोलॉजिस्ट, ये जो यंगस्टर्स के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच होती है और यंगस्टर्स के अंदर सुसाइड का रेशो बहुत ज़्यादा है, वालिदैन की बात बर्दाश्त नहीं करते, किसी टीचर ने कुछ कह दिया उसके बाद, अगर ये केसेस आते हैं तो इनका क्या इलाज, इनका क्या हल करती हैं आप? कैसे उस एक केस के ऊपर आप काम करती हैं ताकि हमारे यंगस्टर्स को कुछ फ़ायदा हो? क्योंकि इस वक्त बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो किसी ऐसी परेशानी में मौजूद होंगे कि उनको समझ नहीं आ रहा होगा वो क्या करें। ऑनेस्टली इस तरह के बहुत केसेस आते हैं, स्पेशली पेरेंट्स के साथ जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, स्पेशली यूथ के ऊपर अगर हम बात करें, बिकॉज यूथ के पास अब एक्सपोजर ज़्यादा है, उनसे आप कोई भी बात करते हैं वो उसको गूगल करते हैं, उसको सर्च करते हैं, वो उस पर इंफॉर्मेशन रिसर्च बेस्ड बात करना चाहते हैं, जबकि जो पेरेंट्स हैं उनके पास रिसर्च बेस नहीं होता है, वो मोस्टली ये कह रहे होते हैं कि हमने सुना, हमने देखा, हमने पढ़ा, राइट, अपने बड़ों से। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर बात करें तो ये दोनों तरफ आता है, सिर्फ पेरेंट्स के ऊपर नहीं आता, सिर्फ बच्चों के ऊपर नहीं आता, लेकिन क्योंकि पेरेंट्स तरबियत कर रहे होते हैं तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप बच्चे की तरफ एक्सेप्टेंस लाएं, क्योंकि बच्चे रिबेलियस जब होते हैं तो फिर वो सही की बजाय ना गलत को भी एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। घर की बच्चे की यानी घर से ही तरबियत होनी चाहिए, बच्चे की तरबियत में होना चाहिए और अपने रवैयों पे भी काम होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच वजिया, बहुत शुक्रिया कि आपने किया जी। बर्दाश्त और रवादारी का आलमी दिन मनाया जा रहा है, हमारे रवैयों में बहुत अशद ज़रूरत है बहुत सारे चेंजेस की, आप में, मुझ में, मतलब हम सब कहीं ना कहीं सदम बर्दाश्त का शिकार है और इसके लिए हमें इस पे काम करना होगा, और घर से भी और आपके मुझ में तो ये बर्दाश्त है ही। मैं प्रोग्राम की शुरू में ये मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, साथ तो बर्दाश्त की बात देंगे, आपको सलामी देंगे तोपों की। ब्रेक। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब बात करते हैं कुछ खेल की, और बड़े ही अरसे के बाद भाई हम खेल में हॉकी की बात करने लगे। हमारे दिल के इतना करीब है ये खेल, हमारा कौमी खेल है हॉकी, और बड़े अरसे के बाद हमारे पास कुछ अच्छी खबर हॉकी को लेकर आई है। पाकिस्तान ने वैसे तो हॉकी में हुक्मरानी की है, पाकिस्तान जैसे प्लेयर्स, पाकिस्तान जैसी टीम किसी के पास दुनिया में नहीं रही है, हर जगह हमने फतवात के झंडे गाड़े, लेकिन पिछले कुछ अरसे से बहुत ही बुरा हाल हो गया हमारी हॉकी का। लेकिन अब जो अच्छी खबर आई है उसी की जानिब बढ़ते हैं। तकरीबन पिछले 11 साल में पहली मरतबा हमने एक बार फिर फतवात का सिलसिला शुरू किया है। मलेशिया के शहर एबो में खेले
खेले गए सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के बारे में आपको बताएं, जिसमें तीसरी और चौथी पोजीशन का मैच पाकिस्तान और जापान के माबैन खेला गया। पाकिस्तान ने एशियन चैंपियन जापान को 5-3 से हराया और 11 साल के बाद इस इवेंट में विक्ट्री स्टैंड पर 2 के विद ब्रॉन्ज मेडल लेकिन जगह बनाई। और ये 11 साल के बाद पाकिस्तान की जो पोजीशन है इसमें कैसे कामयाबी हुई, इसी पे हमने बात करनी है। बिल्कुल, इससे कबल अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने इवेंट का फाइनल ऑस्ट्रेलिया के मद्दे मुकाबले 2011 में खेला था। और याद रहे कि पाकिस्तान हॉकी टीम में 9 बासलाहियत और नौजवान खिलाड़ियों ने इस इवेंट में अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज किया है, यानी अपना डेब्यू किया है और इवेंट में शानदार कारकर्दगी भी दिखाई है। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ उमर भुट्टा मौजूद हैं, कैप्टन है कौमी हॉकी टीम के, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच उमर। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद अपनी इस विक्ट्री के लिए, इस विक्ट्री स्टैंड में अपनी जगह बनाने के लिए। पाकिस्तान की जो हॉकी में हिस्ट्री है वो बड़ी शानदार है। अनफॉर्चुनेटली कुछ टाइम के साथ साथ काफ़ी चीज़ें जो कह लें ख़राब हुई, लेकिन माशाल्लाह अब दोबारा से रिवाइव होना शुरू हुआ है हॉकी। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल आपने सही कहा कि पाकिस्तान अभी रिसेंटली ब्रॉन्ज मेडल लेके आया सुल्तान अजलान शाह में, और जिसमें काफ़ी यंग प्लेयर थे, जिसमें 9 प्लेयर ऐसे थे जो फर्स्ट गेम खेल रहे थे, डेब्यू किया उन्होंने। मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छा रहा टूर्नामेंट और अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और अगर ये इसी तरह सिलसिला चलता रहा तो पाकिस्तान इंशाल्लाह जो है वो उसका जो फ्यूचर है वो अच्छा है हॉकी में। ठीक है, हम ये जो 9 प्लेयर्स के हवाले से बात कर रहे हैं, ये कैसा एडिशन है? क्या जो इससे पहले हमारे प्लेयर्स खेल रहे थे, क्या अब वो टीम का हिस्सा नहीं होंगे? ये जो 9 प्लेयर्स आए हैं जिनके बारे में ऑफ द रिकॉर्ड हम बात अभी कर रहे थे कि ये इंग्लिश लीग खेल रहे थे, इनका क्या फ्यूचर है? थोड़ा सा हमें टीम स्ट्रक्चर के बारे में बताएं उमर, क्या तब्दीली ऐसी आई है जिसने हमारी टीम को एक बेहतर पोजीशन दिलवाई है इस टूर्नामेंट के अंदर? मैं समझता हूँ कि जो हमारे 9 प्लेयर थे जो हमने कॉमनवेल्थ में जो है रिप्रेजेंट किया टीम ने, वो काफ़ी अच्छे प्लेयर और मतलब एक्सपीरियंस प्लेयर थे हमारे साथ। उसमें भी काफ़ी एनर्जेटिक प्लेयर थे, और मैं समझता हूँ कि वो भी हमारी टीम का हिस्सा ही हैं और काबिल एहतराम हमारे प्लेयर हैं। और वो अब ऐसा हुआ कि जब हम कॉमनवेल्थ गेम्स खेले तो उनकी कमिटमेंट्स होगी कुछ वहाँ पर फॉरेन लीग्स में, तो उसमें ऐसा था कि उसमें ये होता है कि अगर जहाँ पे कैंप लगता है नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो कुछ अरसा 2 वीक्स या 3 वीक्स जो भी मैनेजमेंट उसमें जो है वो अलाउ करती है कि आपने 2 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते पहले नेशनल कैंप को ज्वाइन करना है। तो उसमें थोड़ा सा हुआ कि वो कमिटमेंट कर चुके थे, तो उसमें थोड़ा सा ये ऐसा जो है वो फेस करना पड़ा। ऑल्दो लेकिन ये एक अच्छी चीज़ ये थी कि क्योंकि अजलान शाह था, ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी किसी वर्ल्ड कप के लिए, किसी ओलंपिक्स के लिए, तो इसलिए इसमें जो नए प्लेयर्स थे तो उनको चांस मिला खेलने का, तो उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया। और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ है कि पूल ऑफ द प्लेयर्स जो है वो इंक्रीज हुआ है, और जो हमारी जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनको भी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस हुआ है। ठीक हो गया। उमर, आप हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ हैदर भी मौजूद हैं, सेक्रेटरी PHF हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया हैदर साहब आपका भी। सबसे पहले तो पाकिस्तानी टीम जो हॉकी टीम है ये जीत कर आई है, ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आई है, इस फतह के हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये पाकिस्तान कौम के लिए बहुत खुशाइंद है और 11 साल बाद ये विक्ट्री मिली है हमें, ब्रॉन्ज मेडल। इसलिए कि देखें, हम लोग तरस कहते हैं कि हॉकी में भी कोई हम पोडियम पे आए, तो ये बहुत बड़ा, ये बहुत पूरे कौम के लिए फख्र की बात है कि। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि बच्चे गए थे, 11 ऐसे प्लेयर थे, 9 बिल्कुल न्यू थे और 11 ऐसे प्लेयर थे जो इंटरनेशनल पहला मैच उन्होंने खेला है, और ये FIH रैंकिंग मैच था। और इसमें जो है आप ये देखेंगे, अगर एक मैच ही हम लोग अगर जीत जाते तो हम विक्ट्री स्टैंड के लिए भी खेल सकते थे, फर्स्ट सेकंड हम गोल्ड हम ले सकते थे, लेकिन फिर भी हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि इन लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, जहां पाकिस्तान टीम के 9 लड़के जो है लीग खेल रहे थे और ये जो है बिल्कुल न्यू कमर थे बच्चे। अच्छा हैदर साहब, इस बात में हमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान ने कामयाबियों के झंडे गाड़े हॉकी के अंदर। इस बात में भी कोई शक नहीं है कि बेपनाह टैलेंट पाकिस्तान में मौजूद है किसी भी स्पोर्ट्स को, बिलखुसूस हॉकी वगैरह को लेकर, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि हमारे पास हॉकी का बेहतरीन स्ट्रक्चर मौजूद है। पाकिस्तान को सिर्फ उसको रिवैम्प करने की ज़रूरत है, लेकिन पिछले कुछ अरसे में शदीद मुश्किलात रही हैं। आपने रिसेंटली, अभी आप हॉकी फेडरेशन को देख रहे हैं, ऐसी क्या खामियां हैं सर जो आपने आइडेंटिफाई की हैं इसके अंदर, और ऐसी क्या एडिशंस हैं जो आप करने जा रहे हैं जिससे हम मजीद बेहतरी देखेंगे आने वाले वक्त में मजीद बड़ी टीम के खिलाफ?
सबसे पहले तो हम इसके खुद कसूरवार हैं, जितने भी फेडरेशन के लोग हैं, मुझ समेत हम लोग खुद कसूरवार हैं कि देखें, एक तो हमारे जितने भी लेजेंड्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान हॉकी की वजह से अपनी नेशनल कौम की वजह से, पाकिस्तान की वजह से उनका नाम बना, तो उनको सबसे पहले चाहिए कि अपने जो भी मतलब ग्राउंड है वहां पर जाएं और बच्चों को ट्रेन करें। देखें, उनका फर्ज है। अब जैसे मैं इससे पहले कराची का सेक्रेटरी था, तो मैं डेली बेसिस पे बच्चों को जाके ट्रेन भी करता था, और वहां पर जैसे ओलंपियन हनी खान है, लाहौर में तौकीदार हैं, इस तरह के जाहिर शाह उधर है पिशावर में, यहाँ कर्नल आसिम, इस तरह के लोग जो हैं मतलब जो ग्राउंड पे जाते हैं, जब तक हमें ग्राउंड जाना चाहिए। दूसरा सबसे जो मैंने यहाँ पर एक खामी देखी है कि हमारा ना 3 टियर सिस्टम नहीं है। हमने जो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, और ये ब्रिगेडियर खोकर जो हमारे प्रेसिडेंट, उनकी हिदायत पे कि 3 टियर सिस्टम पे हम काम करें। पहले देखें, एक टीम थी, हमें बड़ी मुश्किलात थी कि 9 लड़के जो है पाकिस्तान के से बाहर गए, तो हमारे पास टीम नहीं थी बनाने के लिए। तो एटलीस्ट हम अभी हम लोग 3 टियर सिस्टम पे जाएंगे। पाकिस्तान की 3 टीमें होनी चाहिए, और हर प्रोडक्ट की होनी चाहिए। अंडर 16 की भी 3 टीमें होनी चाहिए, वुमेन्स की भी होनी चाहिए, व्हाइट की भी होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए हमें फंड दरकार है। अब देखें कि हमें पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड 35 लाख रुपीज देता है, और पड़ोसी मुल्क में अरबों रुपए का फंड है। अच्छा। और दूसरा, अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये मैं बताना चाहता हूँ कि अगर अभी हम साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, और हमने प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ से रिक्वेस्ट किया है कि अगर हम उधर नहीं गए तो हम पे बैन लग सकता है। ओह अच्छा, ठीक हो गया। सेक्रेटरी साहब, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। उमर भी चूंकि हमारे साथ मौजूद है, ऑब्वियसली आपने तो अपनी फेडरेशन के मसाइल बताए, लेकिन एज अ प्लेयर भी मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं उमर जो एड्रेस होने चाहिए, जिसमें फेडरेशन की आपको हेल्प तो दरकार होगी, लेकिन साथ साथ ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से भी उस पर भी बताइएगा, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के हवाले से, तो आप उसमें क्या कहेंगे? आपको एज अ प्लेयर क्या मुश्किलात रही? मैं समझता हूँ कि जी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, जैसे अब आपने फिर भी क्रिकेट बोर्ड का लिया ना, सॉरी माजरत, हमारे मुंह पे चढ़ा हुआ है वो नाम। तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि नेशनल गेम है, तो जरा हॉकी को भी इसको भी कहे कि जरा आप हॉकी के ऊपर बात करेंगे तो अच्छा। तो ये है कि जो बिल्कुल ऐसे कहा कि जो बजट है ना, वो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है चीजें परफॉर्म करने के लिए। किसी भी चीज को आप अगर अच्छे तरीके से परफॉर्म करना चाहते हैं, तो पहले उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरे तरीके से पूरी करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इंडिया का जो बजट है हॉकी का, वो 4.5 अरब रुपया है। ठीक हो गया। तो इन अगर वही आप देखें तो ये जो बजट है वो इतना नहीं है कि हम उसको हॉकी को अच्छे तरीके से चला सकें। तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि नेशनल गेम को बहुत ज्यादा फेवर, जिसे कहते हैं आउट ऑफ द वे जाके भी फेवर करनी पड़े, तो अपलिफ्ट करने के लिए तो करनी चाहिए। सेकेंडली, अभी हमारा जो ये टूर्नामेंट है, अभी अजनान शाह खेल के हैं, अभी जो नेक्स्ट टूर्नामेंट है वो नेशन कप के नाम से है। और मैं आपकी नॉलेज में एक जरूर इजाफा करूंगा कि जो अब जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का जो एक प्लान है, उसके अंदर ये होता है कि हर मैच अगर आप जीतते हैं तो आपकी रैंकिंग इंप्रूव होती है, और आप अगर लूज करते हैं तो आपकी रैंकिंग नीचे जाती है। तो अगर हम इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, एक तो बैन लग जाएगा, और दूसरा हमारी रैंकिंग बहुत नीचे चली जाएगी, जिसकी वजह से हमें क्वालिफिकेशंस के बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। अभी भी हैं, लेकिन अगर नहीं जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। आई अंडरस्टैंड उमर, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे साथ थे। हैदर हुसैन सेक्रेटरी PHF, आप भी हमारे साथ थे। हम भी रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट कर करके तो थक गए हैं। हॉकी को अपलिफ्ट करने के लिए पैसा लगाना होगा, अच्छे ट्रेनर्स, अच्छे कोचेज लाने होंगे, ग्राउंड्स को इम्प्रूव होगा, तभी इसके रिजल्ट्स आएंगे। और पाकिस्तान टीम रिजल्ट 35 लाख तो एक एथलीट का भी शायद बजट नहीं होता होगा, उससे ज़्यादा होता होगा जो इंटरनेशनली बाकी ममालिक के जाते हैं। अफसोसनाक सूरत हाल है, लेकिन हम वंस अगेन खिराज तहसीन पेश करते हैं हमारी हॉकी टीम को कि उन्होंने कुछ ना कुछ हमें अवार्ड तो ला के दिया। इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द फ्यूचर। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस। बैक टू एक्सप्रेसो। अब हम आपको कराएंगे एक्सरसाइज, और उसके लिए हाफिज खालिद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच सर। क्या जिम जाना ज़रूरी है? जिम जाए बगैर आप बॉडी बिल्डर नहीं बन सकते। आज हम आपके लिए एक सरप्राइज लेकर आए हैं। जो लोग घर के बाहर जिम नहीं जा सकते, अपनी मसरूफियत की वजह से, किसी भी वजह से वो जिम नहीं जा सकते, इवन अपने घर में रहते हुए अपने बेडरूम में क्या वो बॉडी बिल्डर बन सकते हैं? तो वो बॉडी बिल्डर बन सकते हैं, अच्छी ट्रेनिंग कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि घर में रहते हुए जस्ट पेयर ऑफ डम्बल के साथ आप कैसे बॉडी बिल्डर बन सकते हैं, कैसे अच्छी ट्रेनिंग परफॉर्म कर सकते हैं। आज हम 4 एक्सरसाइज करेंगे, चेस्ट की एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम करेंगे क्लोज ग्रिप प्रेस, और उसके बाद हम करेंगे फ्लाई डम्बल,
फिर हम करेंगे पुल ओवर डंबल और उसके बाद डंबल प्रेस। सबसे पहले हम अपनी टांगे जो है इनको होल्ड करेंगे, पाँव होल्ड करते हुए हम ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे डंबल प्रेस। ये फ्लैट डंबल प्रेस है हमारा। आप ऊपर आते हुए चेस्ट को टाइट करेंगे। मेक श्योर फर्स्ट कि आपकी जो एल्बो है दोनों ये आपने फ्लोर के साथ टच करके रखनी है। 1 2 3 8 रेपिटेशन आप इसकी परफॉर्म करनी है आपने। इसके बाद हम जो एक्सरसाइज करेंगे वो है फ्लाई डंबल। इसके लिए भी आपकी जो एल्बो है वो फ्लोर के साथ टच होगी। कोर को आपने खींच के रखना है। मेक श्योर फर्स्ट चेस्ट को आपने स्क्वीज करना है ऊपर लाके एंड देन रिलीज। 1 2 3 एंड 4। ये हो गई आपकी एक्सरसाइज। इसके बाद आपने हम करेंगे पुल ओवर। पुल ओवर के लिए जस्ट आपने होल्ड कर लिया डंबल को, टांगे आपने स्ट्रेट कर लेनी है। 1 इसके लिए भी आपने अपने कोर को टाइट रखना है। 2 3 4 ये आपकी 3 एक्सरसाइज होंगी। अब हम करेंगे 4 एक्सरसाइज। ये हम करेंगे नैरो ग्रिप प्रेस, नैरो ग्रिप चेस्ट प्रेस। ये हो गई। दोनों डंबल को आपने जोड़ के रखना साथ। 1 2 3। मेक श्योर फर्स्ट के जब आप ऊपर करेंगे डंबल जब ऊपर जाएगा तो चेस्ट को आपने अच्छे से स्क्वीज करना है। आपने स्ट्रेस फील करना है, आपने इसको स्ट्रेच करना है चेस्ट को। 5 6 ये होगी हमारी 4 एक्सरसाइज। अब हम करेंगे प्लैंक। प्लैंक जो है आपके कोर की बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है, वो मैं आपको बता दूं। प्लैंक के लिए आपने अपनी एल्बो जो है और अपनी टो जो है इसके ऊपर अपनी बॉडी को होल्ड करके रखना है मैक्सिमम आपने, और ये आपने फेलियर तक जाना है। इसके लिए आप ये आपकी कोर की एक्सरसाइज है। इसके लिए आपका कोर जो है टाइट करके रखना है आपने। आपकी ये आप अपने बेडरूम में भी कर सकते हैं, अपने बेड के ऊपर भी परफॉर्म कर सकते हैं। आपने मैक्सिमम इसको फेलियर तक जाना है। 3 चीज़ें मैं आपको बता दूं बहुत अहम है। ट्रेनिंग करने के बाद सबसे पहले आपने शावर जो है वो ज़रूर लेना है आफ्टर 30 मिनट, आफ्टर 15 मिनट। दूसरा ये है कि आपकी डाइट में हाई प्रोटीन डाइट होनी चाहिए। हाई प्रोटीन डाइट के साथ साथ आपने अपनी स्लीप जो है इसको बेहतर करना है। जब आप स्लीप अच्छी लेते हैं तो आपकी बॉडी जो है नेचुरली ग्रोथ हार्मोन जो है वो बहुत अच्छे से प्रोड्यूस करती है, जो आपकी हेल्प आउट करता है आपको आपकी बॉडी में मसल को बिल्डअप करने में। आप मसल बिल्डअप करें या आप बॉडी को लीन करें, तो आपको ये तीनों चीज़ों का ख्याल रखना है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। चले सर, थैंक यू सो मच फॉर द एक्सरसाइज। आई होप यू एंजॉयड दिस वन जी। इससे पहले प्रोग्राम खत्म करें, आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बुरेवाला एक्सप्रेस वकार यूनुस साहब की 51st बर्थडे है। उनको हम बहुत ज्यादा मुबारकबाद देना चाहते हैं। 1989 में दुनिया क्रिकेट में कदम रखा, तेज तरीन बॉलिंग करते रहे, यॉर्कर्स और स्विंग्स की वजह से मशहूर रहे। आज अपनी बर्थडे मना रहे हैं। सो मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे द लेजेंड वकार यूनुस। उनसे उनकी सालगिरह हमने विश की। अभी हम आपसे इजाजत लेंगे, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के अल्लाह हाफ़िज़।